हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने कर लिया था जिसके अंदर हमने डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए का मॉडल और इसके अलावा डीएनए पैकेजिंग, ये कुछ पोर्शन जो है हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, और महत्वपूर्ण तो है ही, उसके साथ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत ही जटिल प्रोसेस आप उसको कह सकते हैं, और वो है डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। इन दोनों को आज हम समझने वाले हैं, दोनों प्रोसेस को एक एक करके हम समझेंगे। इतने जो ये जो प्रोसेस है दोनों, ये आप अगर एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएंगे। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छे सबसे पहले तो आपको एकाग्र होना पड़ेगा। उसके बाद में आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, केवल तभी समझ में आएगा। ये मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, और मैं इसको इस तरीके से लेके आया हूँ आपके सामने, इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि आप इसको पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्ड होगा ही होगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी दूसरे को भी पढ़ाने को कहोगे तो आप पढ़ा दोगे। ये मैं गारंटी कह सकता हूं, आपको शुरुआत में ही दे सकता हूं। अगर आप मेरे साथ 100% फोकस्ड हो जाते हैं, अगले 1 घंटे या जितनी भी ये क्लास चलेगी, दोनों प्रोसेस को हम समझेंगे। बहुत मेहनत करके ये प्रोसेस मैं आपके लिए लेके आया हूं, ध्यान से देखना, अगर देखना है तो यहां से पूरा देखना, ठीक है। बाकी अगर कोई नया है चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब कर दे, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, ये चीज हम समझ चुके हैं कि दो प्रोसेस हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। एक तो डीएनए रेप्लिकेशन और एक ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन और डीएनए प्रतिकृतिकरण। आप सबने सेंट्रल डोगमा वाला सिद्धांत पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सबने सेंट्रल डोगमा वाला। सेंट्रल डोगमा वाला कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आया कहां से, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनको तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन बाकी के लिए बता रहा हूं। सेंट्रल डोगमा जो है ये क्रिक ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। क्रिक नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये दिया था सेंट्रल डोगमा। इन्होंने कहा कि डीएनए से, जो डीएनए होता है उससे आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं अनुलेखन। इसे क्या कहा जाता है? अनुलेखन, या इंग्लिश में इसे ही नाम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ रही मेरी बात? तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ आरएनए से जो आनुवांशिक जानकारियां प्रोटीन में जाती हैं, या तो आप यूं कह सकते हैं कि आनुवांशिक जानकारियों का आरएनए से प्रोटीन में जाना, या कह सकते हैं इसको आरएनए से प्रोटीन बनना। तो ये जो होता है इसे नाम दिया जाता है अनुवादन। इसे क्या नाम दिया जाता है? अनुवादन, यानी कि ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर डीएनए रेप्लिकेशन क्या हुआ? ये तो हमें समझ में आ गया कि डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए ही बन जाए तब इसे नाम दिया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन को हिंदी में कहेंगे प्रतिकृतिकरण। क्या कहेंगे? प्रतिकृतिकरण। ये तीनों प्रोसेस है, तीनों अपन को पढ़ना है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है। तीनों प्रोसेस अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे एकदम हवा में जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार किताब उठा के देख लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं ना, बहुत ही डिफिकल्ट जटिल चीजें हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में आप समझोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को हमें पढ़ना है, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा, इन तीनों को एक साथ करेंगे तो वो बिल्ड नहीं हो पाएगा, फिर कॉन्फिडेंस है ना। तो आज हम सिर्फ इन दो को उठाएंगे कि डीएनए से डीएनए जो बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, और डीएनए से आरएनए बनने वाला अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। इन दो प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ लेंगे, वो छोड़ो। लेकिन आज हम फोकस करेंगे इन दो चीजों पे। ये सेंट्रल डोगमा से ये चीजें आई है, इसको आप नोट करो। फिर हम अपने डीएनए रेप्लिकेशन पे आते हैं, फिर हम अपने डीएनए रेप्लिकेशन पे आते हैं। मिटाओ इसको, चलो।
अब हमारा जो काम है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। ऊपर हेडिंग लगा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है, स्टार्ट करना है। डीएनए रेप्लिकेशन की एक बात तो आपको समझ में आ गई कि डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए रेप्लिकेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, प्रति प्रति क्या होती है, फोटोकॉपी, यानी कि डीएनए की फोटोकॉपी, एक नया डीएनए बनना। तो ये जनरल सेंस में अगर आपसे इसकी कोई डेफिनेशन पूछे जनरल सेंस में, तो वो क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण, है ना। कोई भाई चार आदमी बैठे हैं और आपको डेफिनेशन पूछ ली कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, तो पूरा प्रोसेस तो उसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको ये होना चाहिए कि डीएनए से जो डीएनए बनता है, वो जो प्रोसेस है उसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और नाम से भी पता चल रहा है, रेप्लिका बन रही है, उसकी प्रति बन रही है, फोटोकॉपी बन रही है, मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है। ठीक, लेकिन अपन को तो पूरा प्रोसेस समझना है ना कि डीएनए से डीएनए बनता कैसे है। सिर्फ इतना थोड़ी समझना है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये तो समाप्त हो गया। फिर तो हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि डीएनए से डीएनए बनता कैसे है, वो चीजें हमें देखनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, वो तो समझेंगे, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डीएनए से जो डीएनए बनता है उसको कहते हैं अर्ध संरक्षी विधि। अर्ध संरक्षी विधि कैसे? अब डीएनए से डीएनए कैसे बन सकता है, तुम सोचो। मान लो ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है। ये कुछ चीजें आपको केवल तभी समझ में आएगा, जो बेसिक चीजें जब आप फर्स्ट लेक्चर इसका देख के आए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर देख के आए, अभी नहीं देख सकते बाद में देख लेना, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो, ये जो डीएनए है, तो डीएनए हमेशा क्या होगा, डबल स्ट्रैंड होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा, और इसके अंदर ये नाइट्रोजन क्षार लगे हुए रहेंगे, और ये नाइट्रोजन क्षार आपस में बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। तो ये एक डीएनए होता है। अब इस डीएनए से दो डीएनए कैसे बन सकते हैं? एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि ये डीएनए बीच में से टूट जाए और दो अलग अलग डीएनए का निर्माण कर दे। ये तो कंडीशन ये हो सकती है। भाई भाई एक डीएनए से दो डीएनए तो यहाँ पे बनेगी, उसकी फोटोकॉपी तो बनेगी। तो एक तो ये हो सकता है, एक ये नए डीएनए को ऐसे जन्म दे दे, ऐसे दे दे, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, नया डीएनए बना दे। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है, या फिर ये है और ये जो है, ये आपस में इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, एक चेन का यहाँ पे निर्माण होता है, एक चेन का यहाँ पे निर्माण होता है, और ये आपस में डीएनए बना लेंगे। ये भी तो कंडीशन हो सकती है। लेकिन ये सारी ही कंडीशन इसमें नहीं होती, इसका एक अलग ही प्रोसेस है, इसका एक अलग ही प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का जो नाम दिया जाता है वो है अर्ध संरक्षी विधि। उस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाता है? अर्ध संरक्षी विधि। अभी समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। तो अर्ध संरक्षी विधि ये क्या होती है? अर्ध संरक्षी विधि देखो समझाता हूं। अर्ध संरक्षी विधि क्या होता है? मान लो ये डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, और इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें ये हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन बेस है, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए, इनके बीच में क्या बने हुए? हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, ये बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी एंजाइम के द्वारा टूटेंगे, कौन से टूटेंगे वो अभी समझेंगे। और यहाँ पे एक नए सूत्र का निर्माण हो जाता है। इस स्ट्रैंड के पास भी एक नया सूत्र बन गया, या नया स्ट्रैंड बन गया, और इसके पास भी एक नया स्ट्रैंड बन गया। तो ये जो है, ये पहले एक डीएनए था पूरा, अब एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया। बताओ एक डीएनए से दो डीएनए बने कि नहीं बने? बिल्कुल बन गए। लेकिन बने कैसे? एक उसके अंदर जो स्ट्रैंड रहा वो पैतृक रहा, यानी कि पुराना वाला ही रहा, और एक नया बना। उसी प्रकार इसके अंदर भी एक पुराना वाला ही रहा और एक नया बना, है ना। तो हर जो नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला होता है, एक स्ट्रैंड नया बन जाता है। अब इसको जब आप वापस से करेंगे तो फिर से वही कंडीशन हो जाएगी, ये जो है इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, है ना। मान लो इससे फिर से डीएनए रेप्लिकेशन होना है इसमें, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड इसकी बन जाएगी, एक स्ट्रैंड ये बन जाएगी, तो ये फिर से पुराना वाला, ये फिर से पुराना वाला, ये दोनों नए बन गए। तो हर जो नया डीएनए होता है उसमें एक स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब एक लड़ी, दो लड़ी होती है एक डीएनए में, तो एक लड़ी उसकी पैतृक होती है, पेरेंटल होती है, और एक उसमें नई बनती है, ठीक है। और इसी मेथड को अर्ध संरक्षी विधि नाम दिया जाता है। इसी मेथड को क्या नाम दिया जाता है? अर्ध संरक्षी विधि नाम दिया जाता है। प्रत्येक, लिख लीजिए यहां पे, प्रत्येक नए बनने वाले डीएनए में, प्रत्येक नए बनने वाले डीएनए में एक सूत्र,
स्ट्रैंड पैतृक तथा एक नया बनता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की यह विधि, डीएनए प्रतिकृतिकरण की यह विधि अर्धसंरक्षी विधि कहलाती है। अर्धसंरक्षी विधि कहलाती है। अब समझ में आ गया अर्धसंरक्षी क्यों कहते हैं? अर्धसंरक्षी मतलब हाफ या सेमी कंजर्वेटिव, है ना। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक तो कंजर्व्ड रहा ना उसमें, एक तो पैतृक डीएनए का उसमें सेम स्ट्रैंड आया तो वो कंजर्व्ड रहा उसमें, ठीक है। तो इसलिए अर्धसंरक्षी विधि कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आ सकता है डीएनए की अर्धसंरक्षी विधि, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा होता है, ठीक है। क्लियर है? मिटाऊं इसको, नोट करो, इसको नोट करो। चलो अब हमें इतनी बात समझ आ गई कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है और डीएनए रेप्लिकेशन की जो मेथड है वो क्या है, ये हमें समझ में आ गया। अब डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस हमें समझना है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक जटिल प्रोसेस है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप सोच रहे हैं कि समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। पूरे फोकस्ड हो जाओ आपसे। अब कोई भी जटिल प्रोसेस होता है, कोई भी जटिल प्रोसेस होता है, उसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, उसके अलग अलग स्टेप बना लेते हैं। यही तो करते हैं भाई। कोई भी जटिल प्रोसेस होता है उसको हम क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उनको हम फिर अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है उस वो अलग अलग पार्ट में नहीं होता है। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वो हमने अपनी सुविधा के लिए किया ना। क्या भगवान ने भी कर रखा है कि उसके के ये अलग जीव प्लांटी हैं, ये फंजाई हैं, ये एनिमल है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो हमने किया है, वो हम लोगों ने किया है अपनी सुविधाओं के लिए। उसी प्रकार जब डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब मैं अगर पार्ट बना रहा हूं तो आप ये मत सोचना कि इसमें ये अलग अलग पार्ट्स होते होंगे, अलग अलग स्टेप होते होंगे, नहीं। ये हमने अपनी सुविधाओं के लिए बनाए रखे हैं। कुछ की पॉइंट्स, स्टेप क्या होते हैं, कुछ की पॉइंट्स हम याद रख लेते हैं ताकि फिर हमें जो है एकदम दिमाग में वो पूरा प्रोसेस रहे, ठीक है। तो इसी को हम कुछ की पॉइंट्स में बांटेंगे और अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर 5 से 6 स्टेप हम पढ़ेंगे, 5 से 6 स्टेप। पहला जो स्टेप होगा उसे हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति। क्या कहेंगे? प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति, ये इसका पहला स्टेप होगा। पहले क्या होती है? उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, तो वो पढ़ेंगे। कहीं कहीं पे रेप्लिकेशन नाम आ सकता है, कहीं पे डुप्लीकेशन नाम आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। रेप्लिकेशन कहो, डुप्लीकेशन कहो, एक ही चीज की बात हो रही है, डीएनए से डीएनए बन रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो पहला स्टेप इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा स्टेप इसके अंदर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है उनका एक्टिवेशन करेंगे। क्यों करेंगे ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। फिर दूसरा स्टेप हमारा हो गया जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोटाइड्स आप सिंपल कह सकते हो। डीऑक्सी राइबो तो आपको पता ही है, डीएनए बन रहा है तो डीऑक्सी राइबो होगा, उनका क्या करेंगे? एक्टिवेशन करेंगे। तीसरा स्टेप इसके अंदर हो जाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण। हिंदी में कहेंगे इसको द्विगुणन द्विशाख, है ना। द्विगुणन द्विशाख, दो शाखा वाले, द्विशाख मतलब डबल ब्रांचेज, ठीक है। तो ये इसके अंदर तीसरा स्टेप हो जाएगा। चौथा स्टेप इसमें हो जाएगा प्राइमर सूत्र का निर्माण। क्या हो जाएगा? प्राइमर सूत्र का निर्माण। पांचवा हो जाएगा उस प्राइमर सूत्र का दीर्घीकरण करना, प्राइमर सूत्र का दीर्घीकरण करना। फिर छठा उसके अंदर आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की एक्टिविटी। फिर उसके अंदर सातवां स्टेप हो जाएगा नेक सीलिंग। नेक सीलिंग मतलब समझ में आ जाएगा। तो 6-7 स्टेप है, हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। फिर मैं पूरा प्रोसेस आपको लास्ट में एक बार साथ में समझा दूंगा, लेकिन अभी एक एक पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। और पहला पॉइंट मैंने कौन सा बताया था? पहला पॉइंट मैंने कौन सा बताया था बताइए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इसकी जगह डुप्लीकेशन भी नाम आ सकता है। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये क्या होता है? पूरा जो डीएनए होता है, क्या पूरे डीएनए में एक साथ रेप्लिकेशन होता है?
कि पूरे डीएनए से एक साथ एकदम स्ट्रैंड आ जाती है एकदम सटाक से, ऐसा नहीं होता। जो डीएनए होता है उसमें एक स्पेसिफिक साइट होती है, एक विशेष जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और वो जो साइट है उस साइट को ही हमने नाम दिया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ओरिजिन मतलब जहां से उत्पत्ति होती है, वही तो बात हमें लिखनी है। तो डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। डीएनए का वह विशिष्ट भाग लिख लीजिए जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, पीकेएस का मतलब समझते हैं, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जबकि यूकेरियोट्स में कई हजारों ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ये बात समझ में आ गई? पहला स्टेप हमारा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और हमने अभी शुरू कर दिया है इसको, प्रोसेसिंग को शुरू कर दिया है। ध्यान से समझना, बहुत इजी स्टेप लगेंगे। मैं अगर जटिल जटिल बोला हूं, कोई बच्चा डर गया है तो डरना नहीं भाई, वो जटिल था तुम्हारे लिए पहले, अब नहीं रहेगा, अब उसको आसान कर दिया जाएगा। और फिर तुम इतना आसान कर दिया जाएगा कि फिर तुम खुद किसी को पढ़ाओगे। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत ही आसान है, नाम से ही पता चल रहा है कि जहां रेप्लिकेशन की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, डीएनए का वह स्थान जहां से इसकी उत्पत्ति होती है या रेप्लिकेशन शुरू होता है, उसे ओरिजिन रेप्लिकेशन। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर एक ही ओराई रीजन चाहिए, उनमें जो है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने की एक ही जगह होती है, वहां से स्टार्ट होता है। जबकि यूकेरियोट्स में जगह जगह ओरिजिन चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स में एक ही जगह पे होता है। और ई कोलाई में उसको नाम दिया जाता है, ई कोलाई में ये जो होता है इसको ओराई सी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ओराई सी। किसको? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। प्रोकैरियोट्स यानी कि ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया ही आते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो ये चीज आपको समझनी है। ये इसका पहला प्रोसेस है, ये इसका क्या है? पहला प्रोसेस है जो हमें समझना था। ठीक है, ये इसका पहला प्रोसेस था जो हमें समझना था। अब दूसरा प्रोसेस हम समझेंगे। अब हम दूसरा प्रोसेस यहां से समझेंगे, इसको आप नोट करो, इसको आप नोट करो, फिर हम दूसरा प्रोसेस पे आते हैं। हो गया क्या? अब देखो ओरिजिन होता कैसे है, इसको समझो। मान लो ये हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और ये इसमें नाइट्रोजन सार आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं अलग अलग स्ट्रैंड के अंदर, और इसके बीच में क्या है? हाइड्रोजन पे कहीं 2 बॉन्ड है, कहीं 3 बॉन्ड है, कहीं 2 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन केवल वहीं से शुरू होगा, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन केवल वही पॉइंट होगा जहां पे एटी रिच रीजन हो, एटी रिच क्षेत्र, एटी रिच क्षेत्र जो होगा केवल वहीं पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगा। एटी रिच क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? एटी रिच क्षेत्र का मतलब कोई भी डीएनए है, आप सबको पता है उसमें नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, और ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडिनिन के सामने थाइमिन जुड़ता है 2 बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन के साथ में साइटोसिन जुड़ता है
3 बॉन्ड के साथ, ऐसा ही होता है, ये चीज तो आपको पता ही है। तो यहां पे जहां पे 80 रिच रीजन होगा, ये ढूंढेगा पहले 80 रिच। इसको देखो, दूसरा, ये दूसरा पॉइंट है, इसको छोड़ो एक बार, हो गया, इसको नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हम समझते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, अब हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रेप्लिकेशन फोर्क, यानी कि द्विगुणन द्विसाक इसको कह सकते हैं आप। दूसरा स्टेप है ये रेप्लिकेशन फोर्क, यानी कि द्विगुणन द्विसाक का निर्माण, का निर्माण। ठीक, चलो अब देखो सेकंड हमारा पॉइंट हो जाएगा रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण। कैसे? ये हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए। अब इस डीएनए को सबसे पहले तो कट करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि ये डीएनए है, शुरुआत में ही बताया कि ये डीएनए है, इनमें ये नाइट्रोजन क्षार लगे हुए रहते हैं और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करना पड़ेगा। कट कौन करेगा भाई साहब? कट कौन करेगा? तो यहाँ पे जो कट करने का काम करता है वो करता है डीएनए हेलिकेज। कौन काम करता है ये वाला काम? डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज ये काम करेगा इसको कट करने का। ठीक है, कट तो कर दिया, लेकिन ये कहां से कट करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए हेलिकेज इसको कट तो करेगा, ये हमें समझ में आ गया, क्या करेगा डीएनए हेलिकेज? कट करेगा डीएनए को। लेकिन कट कहां से करेगा? कट कहां से करेगा? एक विशेष जगह से कट करेगा। कहां से? ये इसको कट करेगा एटी प्रचुर क्षेत्र से, एटी प्रचुर क्षेत्र से, एटी प्रचुर क्षेत्र से। ये देखेगा, मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए, यहाँ पे एडेनिन के सामने थाइमिन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्वानिन के सामने साइटोसिन है, साइटोसिन के सामने ग्वानिन है, एडेनिन के सामने थाइमिन है, थाइमिन के सामने एडेनिन है, ग्वानिन के यहाँ पे एडेनिन के सामने थाइमिन है, एडेनिन के सामने थाइमिन है। तो ये कहां से कट लगाएगा? यहां से, इस जगह से कट लगाएगा या इस जगह से कट लगाएगा? बताइए कहां से कट लगाएगा? यहां से कट लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये एटी प्रचुर क्षेत्र है। अब आप कहेंगे सर क्या एटी प्रचुर क्षेत्र कर रहे हैं, क्यों? इसका कारण बताइए। वाई जो डीएनए हेलिकेज जो है वो क्यों यहीं से कट लगाता है? आप सोचो, एक इंसान जो होता है वो अपने काम को करने के लिए कम से कम एनर्जी चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं अपनी कम से कम एनर्जी खर्च करूं। तो ये भी उसी की भी तो यही प्रवृत्ति है जो इंसान की प्रवृत्ति है। ये भी चाहता है कि ये काम तो मेरे को करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। इस बॉन्ड को तोड़ने का काम, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के डीएनए को अलग अलग करने का काम डीएनए हेलिकेज का है, तो इसको ही करना है। लेकिन ये उसमें थोड़ी बहुत चापलूसी तो करेगा, कंजूसी तो करेगा। ये कहेगा यार मैं पूरी मेरी एनर्जी क्यों लगाऊं, या मैं ज्यादा एनर्जी क्यों लगाऊं अगर यही काम कम एनर्जी में हो रहा है तो। आप भी तो ऐसा ही करते हैं, कोई भी काम अगर कम एनर्जी में हो रहा है तो आप चाहते हैं उसको कम एनर्जी में करना। ये कम एनर्जी में हो रहा है फिर भी आप ज्यादा एनर्जी में करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये यहाँ पे आप सोचिए, जो 80 क्षेत्र होगा, 80 प्रचुर क्षेत्र होगा, एडिनिन और थाइमिन के बीच में दो ही तो बॉन्ड बनते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। तो आप सोचिए, जहां पे 2 बॉन्ड है वहां से तोड़ना आसान होगा कि जहां पे 3 बॉन्ड है वहां से तोड़ना आसान होगा? ऑब्वियसली बात है, जहां पे 2 बॉन्ड है वहां से तोड़ना आसान होगा। तो इसीलिए ये जो डीएनए हेलिकेज है ये 80 प्रचुर क्षेत्र से ही डीएनए को कट लगाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्यों लगाता है? ये चीज आपको समझ में आ गई कि 80 प्रचुर क्षेत्र में उसको कम एनर्जी चाहिए 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर वो जीसी प्रचुर क्षेत्र में लगाता, प्रचुर क्षेत्र का मतलब लगातार 4-5 न्यूक्लियोटाइड एटीआर है ना, उसके बीच में जी या सी का रेशियो बहुत कम है, तो वहां वो देखता है, पूरे डीएनए की जांच करता है कि कहां पे 80 का एक पूरा बंडल है, कि यहाँ पे ये 5 डीएनए एक साथ 80 है। ठीक है, तो वहां से वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बना देगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। ये इसका समझ में आ गया होगा आपको। मिटाऊं इसको? चलो इस बात को लिख लो आप, इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो आप, मैं भी लिख देता हूं। चलो तुम तो क्या ही लिखोगे। डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए को 80 प्रचुर क्षेत्र से दोनों
स्ट्रैंड के मध्य के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है। समझ आ रही मेरी बात? डीएनए हेलिकेज डीएनए के 80 प्रचुर क्षेत्र से दोनों स्ट्रैंड के मध्य के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है। और इससे इससे रेप्लिकेशन बबल का निर्माण हो जाता है। रेप्लिकेशन बबल का निर्माण होता है, रेप्लिकेशन बबल कहा जाता है, रेप्लिकेशन बबल का निर्माण होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रेप्लिकेशन बबल का निर्माण कहां पे होता है? 80 रिच क्षेत्र पे। रेप्लिकेशन बबल, बबल मतलब बुलबुला। मान लो ये डीएनए और यहाँ पे ये डीएनए हेलिकेज यहाँ पे जांच करते हुए जा रहा है, इसको 80 रिच क्षेत्र मान लो यहाँ पे मिल गया कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ज्यादा ATR है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा कैसे? ऐसे एक ऊपर से पकड़ेगा, एक नीचे से ऐसे ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको खींच लिया, तो इसको ऊपर खींच लिया, इसको क्या कर लिया? नीचे खींच लिया। यही तो, इसी को तो रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। बबल टाइप दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? बबल टाइप दिख रहा है, तो यही तो आपका रेप्लिकेशन बबल हो जाएगा। ये बहुत सिंपल बात है। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। पहले मैंने कहा कि एक विशेष स्थान होगा जहां से द्विगुणन की उत्पत्ति होगी, ठीक है, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है, यूकैरियोट्स में वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कई हो सकते हैं। दूसरी फिर मैंने बताई कि अब वो जो है वहां से उत्पत्ति होती कैसे है, उसको उत्पत्ति का मतलब वहां से अलग करना होगा। तो फिर मैंने डीएनए हेलिकेज की एक्टिविटी बताई। अब मैं डीएनए हेलिकेज की एक्टिविटी आपको बता रहा हूं। क्या बताया मैंने? डीएनए हेलिकेज जो है वो दोनों स्ट्रैंड के मध्य के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। लेकिन क्या वो कहीं से भी तोड़ देगा? नहीं, वो कहीं से नहीं तोड़ेगा, वो 80 प्रचुर क्षेत्र से तोड़ेगा, क्योंकि वहां पे उसको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जहां से वो बॉन्ड तोड़ेगा डीएनए के बीच में, वहां पे रेप्लिकेशन बबल का निर्माण हो जाता है। अब मतलब ये जो डीएनए है, ये कुछ इस तरह का डीएनए हो गया, है ना, ये कुछ इस तरह का डीएनए हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? रेप्लिकेशन फोर्क, इसका तो अभी काम अब आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो पार्ट है रेप्लिकेशन फोर्क है, इसको हम यहां से इस पार्ट्स को अलग कर देंगे, आधा हटा देंगे इसको, ठीक है। आधा पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आधा दे रखा है। भाई बात तो वही है ना, जो इस आधे में होगी वही इस आधे में होगा, है ना। तो हम इसमें आधा पढ़ते हैं। और अब ये जो आधा बन गया, इसे ही तो क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन फोर्क। फोर्क मतलब कांटे टाइप स्ट्रक्चर बन गई ना, या फिर इसे द्विगुणन द्विशाख कहेंगे, द्विगुणन द्विशाख नाम दे दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये जो रेप्लिकेशन बबल बना, इसको हमने आधा कट कर दिया, तब जाके ये स्ट्रक्चर बन गई। आधा कट क्यों कर रखा है? क्योंकि एनसीईआरटी में आधा ही दे रखा है, आधे की स्ट्रक्चर ही समझनी है, तो हम आधे की समझेंगे। तो सर पूरे की? अरे पूरा है क्या? यही तो है। आधे में जो होगा वही काम तो इसमें होगा, है ना। आधे में जो काम होगा वही तो काम इसमें होगा। अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज सिखा दूं, फिर तो आप पूरी सारी तो कर ही लोगे ना। तो वही बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब रेप्लिकेशन फोर्क हमारा बन के तैयार हो गया, है ना भाई। रेप्लिकेशन फोर्क हमारा जो है इस प्रकार से बन के तैयार हो गया। मतलब ये एक आरएनए का मतलब डीएनए का स्ट्रैंड, और ये डीएनए का स्ट्रैंड। अब यहाँ पे आप नया डीएनए बनाओ। अब यहाँ पे क्या करो? नया डीएनए बनाओ। कैसे बनाएंगे वो अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना लिखो, ये डीएनए हेलिकेज की एक्टिविटी है। अभी मैं इस पे नहीं आया हूं, रेप्लिकेशन फोर्क पे अब आऊंगा। ये डीएनए हेलिकेज की एक्टिविटी है, ये आप स्क्रीनशॉट लो इसका, कि डीएनए हेलिकेज क्या काम करता है। डीएनए हेलिकेज अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मिटाऊं इसको? चलो, अब बनेगा रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। हम कर क्या रहे हैं ये तो तुम्हें पता है ना, हमने पहले ही बता दिया। ये जो डीएनए है इसके अंदर एक एक स्ट्रैंड और बनाना चाह रहे हैं, इसके अंदर एक एक स्ट्रैंड और बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए इस डीएनए को खोलना तो पड़ेगा। इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा? खोलना तो पड़ेगा। तो यहां से हमने कहा रेप्लिकेशन बबल बना, ठीक है। यहां से मान लो रेप्लिकेशन बबल बना, तो अब इस बबल को आधा पढ़ेंगे। आधा मतलब ये कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हमने डीएनए बनाना है, यहाँ पे हमने डीएनए बनाना है, ठीक है। चलो, यहां पे हमने डीएनए बनाना है। अब ध्यान से समझना भाई, ये मान लो खुला हुआ डीएनए, ये क्या है? खुला हुआ डीएनए है, ठीक है। और इसे ही नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क।
यही रेप्लिकेशन फोर्क है, ठीक है। ये खुला हुआ डीएनए। अब ये इतना ही खुला हुआ डीएनए, तुम्हें क्या लगता है पूरा डीएनए एक साथ बनेगा? नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में। पहले ये इतना खुला तो इतना डीएनए बनेगा, फिर और खुलेगा और डीएनए बनेगा, ठीक है। अब ये इतना मान लो खुला हुआ है, तो अब इतने में तो डीएनए बनाए, इतने में तो एक एक स्ट्रैंड और बनाए। तो देखो, मान लो ये है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम। आप सबको पता है डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती है। एक ही ध्रुवता अगर 5 प्राइम 3 प्राइम है तो दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है। अब हमने ये रेप्लिकेशन का निर्माण तो कर दिया, रेप्लिकेशन फोर्क तो हमने बना दी, ठीक है। ये यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार लगे हुए, ठीक। अब यहाँ पे हमने कहा कि बिल्कुल यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनाओ। नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा? नया स्ट्रैंड बनाने का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओ यार, न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओ, वही तो नया स्ट्रैंड है। नया स्ट्रैंड बनाने का मतलब कोई तोप चीज नहीं करनी है। ऊपर जो चीज लगी हुई है, मान लो ऊपर कुछ भी लगा हुआ है, एडिनिन लगा हुआ है यहाँ पे, थाइमिन लगा हुआ है यहाँ पे, ग्वानिन लगा हुआ है यहाँ पे, साइटोसिन, एडिनिन, कुछ भी यहाँ पे ऊपर जो लगा हुआ है उसके देखा देख नीचे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं। अगर ऊपर एडिनिन लगा हुआ है तो नीचे थाइमिन जोड़ दो, ऊपर थाइमिन लगा हुआ है नीचे एडिनिन जोड़ दो। ऊपर वाले के देखा देख नीचे न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, उसे ही तो कहेंगे, उसे ही तो स्ट्रैंड बनेगा। कुछ लोग इससे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्ट्रैंड बनाना मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डीएनए को तोड़ के अलग किया, अब उसको ऊपर वाले को देख के, जिसको देख के नीचे वाला स्ट्रैंड बनता है उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसे क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको देख भी बनेगा तो इसे भी टेम्पलेट। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। टेम्पलेट क्या होता है? जिसको देख के डीएनए बनता है, नीचे वाला बनता है उसे। लेकिन अब ये तो हमने कह दिया कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना उससे स्ट्रैंड बन जाएगा, लेकिन ये काम करेगा कौन? अपन करेंगे, मतलब अपन ही तो करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर कोई होगा जो करेगा। तो कौन करेगा? ये जो काम करता है यहाँ पे जो मुख्य एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ध्यान से इस एंजाइम का नाम सुन लेना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर आपसे पूछे कि एक डीएनए रेप्लिकेशन करने वाले एंजाइम का नाम बताओ, तो वैसे तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए, और दो हम पढ़ भी चुके हैं, एक तो हेलिकेज और एक ये। लेकिन आपसे अगर पूछे कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो एंजाइम है वो कौन सा है, तो जनरल सेंस में जो उत्तर जाएगा वो ये जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो रेप्लिकेशन का काम कर रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, वो काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज करेगा। और इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों डीएनए पॉलीमरेज? मतलब ये डीएनए का निर्माण कर रहा है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज। और ये किसको देख के डीएनए का निर्माण कर रहा है? डीएनए को ही देख के डीएनए का निर्माण कर रहा है, तो ये डीएनए पे डिपेंडेंट है। वैसे ही अगर ये डीएनए को देख करके आरएनए का निर्माण करता, तो इसको हम कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिसका निर्माण कर रहा है उसके आगे पॉलीमरेज, और जिस पे डिपेंड है वो उतना उसका हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब ये मेन जो एंजाइम हमारा यहाँ पे होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये कहेगा कि मैं यहाँ पे काम करना शुरू करूंगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ूंगा, ठीक है। ये जो एंजाइम होता है ये बहुत एफिशिएंट एंजाइम होता है, बहुत एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब बहुत प्रबल एंजाइम होता है। कैसे? ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई में जो 4.6 इंटू 10 की घात 6 बेस पेयर डीएनए होता है ना, उसको ये 18 मिनट में कॉपी कर देता है। इस पूरे बेस पेयर को ये 18 मिनट के अंदर कॉपी कर देगा, और ये लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड क्या करता है? कॉपी करता है। इतना एफिशिएंट होता है, इतना ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। लेकिन ये कहता है मेरी कुछ कंडीशन है, मैं ऐसे ही थोड़ी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दूंगा, मेरी भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो सुनो। कहां पे लिखूं मैं इसकी कंडीशन? ये चीज आपको पता चल गई कि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। अब इसकी कंडीशन में लिख रहा हूं। डीएनए की कंडीशन क्या है? शर्तें। इसकी क्या शर्तें हैं? ये कहता है कि भाई मैं केवल एसएसडीएनए पे काम करूंगा, केवल एसएसडीएनए पे काम करूंगा। ऑब्वियसली बात है, इसका काम ही यही है एसएसडीएनए पे करना, क्योंकि
न्यूक्लियोटाइड जुड़वा रहे हैं तेरे से, तो न्यूक्लियोटाइड तो यहीं पे जोड़ने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ी जरूरत है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये पहले से डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए। तो ये तो बात इसकी बिल्कुल सही है, एसएस डीएनए पे काम करना है। तो अब क्या दिक्कत है, करना काम। एसएस तो पढ़ा है हमने तेरे लिए, एसएस एक सिंगल स्ट्रैंड तो बना दी, बेचारे डीएनए हेलिकेज को यहाँ पे खपाया, उसे तुड़वाया, अब बड़ा काम कर। लेकिन ये कहता है कि एसएस डीएनए पे काम तो करूंगा, लेकिन शुरुआत में मुझे डीएस डीएनए चाहिए, डबल स्ट्रैंड चाहिए। शुरुआत में मुझे डीएस चाहिए, मतलब डबल स्ट्रैंड चाहिए। ये तो इसके नखरे हो गए, ये तो इसके नखरे हो गए। ये कह रहा है मैं काम पूरा एसएस डीएनए पे कर लूंगा, लेकिन जहां से मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं वहां पे मेरे को धक्का देना पड़ेगा, वहां पे मेरे को थोड़ी सी जगह के लिए आप डबल स्टैंड प्रोवाइड कर दो, ताकि मेरा एक रोटेशन बन जाए। मैं रोटेशन बन जाएगा तो फिर मैं काम करता चलू जाऊंगा, ठीक है। ये कुछ वैसी बात होगी जैसे आप में से जो गांव के बच्चे हैं उनको पता होगा, पुराने समय के मैसी ट्रैक्टर आते थे, पता है? पुराने समय के जो मैसी ट्रैक्टर आते थे उनके अंदर क्या अभी प्रॉब्लम हो रखी है कि वो जो है स्टार्ट नहीं होते हैं। तो उनको शुरुआत में थोड़ा सा 5-10 मीटर उसको धक्का देना पड़ता है। अगर आपने 5-10 मीटर उसको धक्का दे दिया तो फिर वो कहीं पे ले जाओ उसको, वो चला ही जाएगा, है ना। तो वही कंडीशन इसके साथ है कि आप मेरे को शुरुआत में जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहां पे थोड़ा सा मेरे को डबल स्टैंड दे दो, तो फिर मैं काम करता जाऊंगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं एकदम काम करता जाऊंगा जहां तक करना है, ठीक है। तो ये भी चाहिए। अच्छा, ये इसकी एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इसकी और है, दूसरी कंडीशन इसकी और है, क्या है? रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से स्टार्ट करता है, 5 प्राइम से स्टार्ट करता है। मतलब रेप्लिकेशन जो ये शुरू करेगा ना हमेशा 5 प्राइम एंड से करेगा, इधर से बिल्कुल नहीं, ये वाला 5 प्राइम से करेगा, इधर से। ये समझ में नहीं आया? आ जाएगा। ये कह रहा है मैं रेप्लिकेशन 5 प्राइम से स्टार्ट करूंगा, इसकी रेप्लिकेशन थोड़ी कर रहा है, ये वाला स्टैंड बनाएगा। और इस वाली स्टैंड की ध्रुवता क्या होगी, इसकी अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो इसकी इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, यानी कि ये इधर से काम करेगा, ये इधर से काम करेगा। ये ध्यान में रख लेना, हमेशा इसकी एक्टिविटी जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। ये दो इसकी बहुत बड़ी कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अगर आप कंडीशन इसकी फुलफिल कर देते हो तो फिर ये, अब इसको मैं बताऊंगा कि ये कहीं कहीं अड़ रहे हैं। जैसे कि ये कंडीशन हमें कहाँ पे दिक्कत दे रही है, यहाँ पे दे रही है कि डीएस बनाओ, तो ये कंडीशन दिक्कत दे रही है, इसलिए हमने ये कंडीशन पढ़ी ना। और ये कंडीशन भी हमें आगे दिखाई देगी कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 प्राइम से ही स्टार्ट कर रहा है। और अगर 5 प्राइम से स्टार्ट करेगा तो आगे हमारे सामने एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी वो देखने वाले हैं। लेकिन अभी आपको क्या लिखना है, रेप्लिकेशन 4 के अंदर आपको ये लिखना है कि इसके अंदर जो मुख्य एंजाइम है रेप्लिकेशन के अंदर वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम होता है जो ई कोलाई के कंप्लीट बेस पेयर यानी कि 4.6 × 10⁻⁶ को 18 मिनट में कॉपी कर देता है। यानी कि जो इसकी स्पीड होती है कॉपी करने की वो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होती है। इतनी स्पीड तो होती है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। और वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले तो मैं एसएस डीएनए पे तो काम करूंगा, लेकिन एसएस डीएनए पे काम करने से पहले मुझे शुरुआत में थोड़ी सी स्थान पर जो है मुझे डबल स्ट्रैंड चाहिए, ये पहला स्टेप। दूसरा हमने कहा कि ये जो है हमेशा 5 प्राइम एंड से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, 5 प्राइम से, चाहे कुछ भी हो जाए। डीएनए पॉलीमरेज ने कसम खा रखी है कि मैं रेप्लिकेशन स्टार्ट करूंगा तो 5 प्राइम एंड से करूंगा। अब कुछ बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका 5 प्राइम एंड ये है तो यहां से करेगा। अरे नहीं मूर्खों, ये 5 प्राइम एंड इसका टेम्पलेट स्टैंड का है, ये अपनी स्टैंड के 5 प्राइम एंड से काम करेगा, अपनी स्टैंड के, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रख लेना। तो ये आप इतना नोट करो, इतना नोट करो, फटाफट से नोट करो, इतनी चीज आप नोट करोगे। मिटाऊ मैं इसको, चलो। ये हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर ली। और ये जो हम डीएनए पॉलीमरेज पढ़ रहे हैं ना, ये थर्ड प्रकार का है, ये थर्ड टाइप का। नॉर्मली इसको डीएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई
डीएनए पॉलीमरेज कहता है मैं तो न्यूक्लियोटाइड तब जोड़ूंगा जब यहाँ पे मेरे को शुरुआत में थोड़ी सी डबल स्ट्रैंड मिले। अब ये तो दिक्कत हो गई, तो अब इस दिक्कत से सामना पाने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप लेते हैं, प्राइमर्स। प्राइमर्स का जुड़ना, प्राइमर्स का जुड़ना। अब आप कहेंगे सर प्राइमर्स क्या होता है? प्राइमर्स कुछ भी नहीं होता है, ये क्या होता है, आरएनए का एक टुकड़ा होता है, यूं समझ लो आरएनए का टुकड़ा। या थोड़ी सी अच्छी परिभाषा लिखनी चाहो तो 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड लंबा, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड लंबा एसएसआरएनए होता है। ये इसकी परिभाषा है भाई, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड लंबा एसएसआरएनए होता है। यानी कि यहां से लगभग 15 से 20, मान लो यहाँ पे हो गए, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे वैसे 6 ही लिखे हुए हैं, लेकिन मान लो यहाँ पर 15 हो गए, तो इतना सा टुकड़ा यहाँ पे हम लगा देते हैं आरएनए का। ये क्या है, इसे नाम दे दिया जाता है प्राइमर। ठीक है, अब ये प्राइमर ऐड कौन करता है, प्राइमर किसके द्वारा जोड़ेगा, प्राइमर जोड़ेगा कौन, प्राइमरेज, प्राइमरेज एंजाइम। यहां पे प्राइमर ऐड कौन करता है भाई साहब, प्राइमरेज एंजाइम करता है। प्राइमर क्यों ऐड किया समझ में आ गया, ताकि यहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन फुलफिल हो सके। वो चाहता है कि मैं काम करूं तो मुझे पहले शुरुआत में थोड़ी सी डबल स्ट्रैंड प्रोवाइड की जाए, और डबल स्ट्रैंड प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम एक आरएनए का टुकड़ा यहाँ पे छोटा सा लगा देते हैं, उसे हम प्राइमर नाम देते हैं। उसे हम नाम क्या देते हैं, ये तीसरा स्टेप है प्राइमर्स का जुड़ना, तीसरा स्टेप है प्राइमर का जुड़ना। ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है, ये साथ साथ में समझाते जा रहा हूं। प्राइमर्स का जुड़ना, प्राइमर जुड़ेंगे। प्राइमर्स क्या होता है, आरएनए का एक छोटा सा पीस होता है, पीस ऑफ द आरएनए, या 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड लंबा ऐसे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ठीक है, ये प्राइमर हो गया। अब प्राइमर को यहाँ पे जोड़ेगा कौन, प्राइमरेज एंजाइम जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, प्राइमरेज एंजाइम जोड़ेगा। चलो इसकी कंडीशन तो पूरी हो गई, इसकी कंडीशन तो पूरी हो गई। चलो इसको मिटाऊं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका कैसे ले सकते हो, पूरे का आएगा स्क्रीनशॉट तो। चलो ठीक है, ये अब हमारा हो गया। अब प्राइमर जुड़ गया, अब इस प्राइमर का क्या करना है, इलोंगेशन करना है। इलोंगेशन मतलब दीर्घीकरण करना है। अब ये जो है चौथा जो हमारा स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमर्स का दीर्घीकरण, इलोंगेशन ऑफ द प्राइमर्स। मतलब इस प्राइमर को अब लंबा करना है भाई, कुछ भी नहीं करना, अब तो लंबा करना है। और लंबा काम करना, लंबा कैसे होगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ऊपर देखते जाओ, खटाक नीचे जोड़ो, ऊपर देखो खटाक से जोड़ो, यही तो काम करना है। अब डीएनए पॉलीमरेज को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो बेचारे पे इतना जो है ये सोच रहे हो ये बड़ा बेचारा इतना काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से देखता है और नीचे वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, बस। ठीक है, तो ये प्राइमर्स का इसे ही तो दीर्घीकरण कहेंगे, मतलब इलोंगेशन मतलब उसको लंबा करना। ठीक है, तो ये प्राइमर का दीर्घीकरण कौन करता है, ये एंजाइम करता है। ये काम कौन करता है, प्राइमर्स का दीर्घीकरण कौन करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि प्राइमर्स के आगे, प्राइमर्स के आगे टेम्पलेट डीएनए के आधार पर नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहता है, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ना। समझ आ गई डेफिनेशन, प्राइमर्स के आगे टेम्पलेट डीएनए के आधार पर नए न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ना, इसे ही प्राइमर्स का दीर्घीकरण कहेंगे, बस। तो यहां पे अब क्या करेगा, ये जोड़ता जाएगा यहाँ पे भाई, मान लो ये ऐसे, ये इसने जोड़ता गया। अब यहाँ पे ये यहीं तक जोड़ेगा भाई, यहीं तक, क्योंकि इतना ही डीएनए खुला हुआ है अभी। ध्यान से समझना, आप क्या सोच रहे हो यहां पे भी जोड़ देगा, ऐसे नहीं, जहां तक डीएनए खुला हुआ है वहीं तक ऐड करेगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर क्या होगा, अब इधर कहां से स्टार्ट होगा बताओ, इधर से 3 प्राइम से। किधर से स्टार्ट होगा, 3 प्राइम से स्टार्ट होगा, और 3 प्राइम से, सॉरी 5 प्राइम से। डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन थी वो 5 प्राइम एंड से ही स्टार्ट करेगा, तो इसका 5 प्राइम एंड किधर है, इसका 5 प्राइम एंड इधर है, तो इसका इधर हो जाएगा। मतलब यहां पे आपको प्राइमर्स ऐड करना पड़ेगा, ये आपका क्या है, प्राइमर्स है। और यहाँ पे फिर से आगे जो है वो यहाँ पे ऐसे आपका बन जाएगा डीएनए।
है ना। तो यहाँ पे इतना डबल स्ट्रैंड डीएनए इन्होंने बना दिया, इतना प्रोसेस हमें समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन क्या इतने से डीएनए को ही बनाना है, क्या इतने से डीएनए का रेप्लिकेशन करना है? रेप्लिकेशन तो पूरे डीएनए का करना है ना, एक छोटे से पार्ट का थोड़ी करना है। तो अब क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज फिर से आएगा यहाँ पे फिर से डीएनए हेलिकेज आएगा। कौन आएगा भाई? डीएनए हेलिकेज। अब ये क्या करेगा, इसको और कट लगाएगा, और क्या करेगा, इसको कट लगाएगा। कैसे? देखो, इसको और चौड़ा कर देगा। ध्यान से देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं इसको मिटा के दोबारा बना रहा हूं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। यहाँ पे ये कैसे ऐड करता है ये तो आपको समझ आ गया ना, डीएनए पॉलीमरेज आगे न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड करता है। मान लो यहाँ पे थाइमिन है तो इधर एडिनिन ऐड किया, ग्वानिन है साइटोसिन ऐड किया, साइटोसिन है ग्वानिन ऐड किया, एडिनिन है थाइमिन ऐड किया, ग्वानिन है साइटोसिन, ऐसे ऐड करते जाता है। ऐड करेगा तो न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन जाएगी, वही तो स्ट्रैंड बनेगा, बस, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे ये इतना जितना पार्ट खुला था उसका रेप्लिकेशन तो हो गया, लेकिन अपन को तो पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो इसको आगे और खोलना है। आगे इसको क्या करना है, और खोलना है। मतलब ये कुछ इस तरीके से नहीं होता है जैसे कि आपकी जो जिप होती है, मान लो ये जिप पहले ऐसे थी, ठीक है। अब जिप को आपने आधा खोला, मान लो ये जिप है, इसको आपने आधा खोला। जिप जो है, जिप के अंदर जो चेन लगी रहती है ना अंदर वाला, उसको तो आप जिप को ये मानो ये तो है डीएनए, है ना। जिप तो पूरी डीएनए, और उसके अंदर जो चेन लगी हुई रहती है उसको मानो आप हेलिकेज। उसको क्या मानो आप? हेलिकेज। आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करना, आपको समझ में आएगा, हेलिकेज। अब वो जिप जैसे ही आप नीचे खोलते हो तो ऊपर वाला पार्ट चौड़ा हो जाता है। जैसे मान लो आपने जिप को थोड़ी सी नीचे की तो ऊपर वाला पार्ट ऐसे हो गया, दोनों जो है स्टैंड अलग। अरे यार, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इमेजिन करिए, आपकी जिप है, जो पैंट की जिप मान सकते हो आप, कोई भी जिप XYZ, ठीक है। तो वो जो जिप है, उस जिप को आप, वो जिप डबल स्टैंड है, एक स्टैंड इधर है एक स्टैंड इधर है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो जुड़ते हैं वो समझ लो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और उनको ऐसे वो जुड़ गई, ठीक है। अब उसको तोड़ना है, तोड़ना मतलब उसको खोलना है। तो आप उसको किसके साथ खोलोगे? जो चेन लगी हुई रहती है उसको नीचे करोगे। मान लो थोड़ी सी आपने नीचे की तो वो थोड़ी सी ऊपर से ऐसे हो गई, है ना, नीचे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें ही ऐसा ही है, डीएनए हेलिकेज से आपने थोड़ा सा कट किया तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। अब पीछे और कट लगाना है तो ये और ज्यादा खुल जाएगा यार, और ज्यादा खुल जाएगा ऐसे, बस, और ज्यादा खुल जाएगा ना। तो ये जिप की तरह काम करता है, ये आपको समझना है। जिप की तरह इसको पीछे की तरफ खोलता रहता है। बात समझ में आई मेरी? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब ये थोड़ा सा और खुल जाएगा, मान लो यहां तक खुल गया, मान लो अब ये यहां तक खुल गया, ठीक है। अब ये यहां तक खुल गया, अब यहां तक खुला हुआ, ये ऐसे समझ लो, ठीक है। अब देखो, यहां तक तो डीएनए बन गया, यहां तक तो डीएनए बन चुका है। अब आगे डीएनए स्टार्ट करना है, आगे जो न्यूक्लियोटाइड जोड़ना स्टार्ट करना है। तो ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर वाली स्टैंड है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐड कर देंगे। ऊपर वाली जो है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें प्राइमर से ऐड कर देंगे। लेकिन नीचे वाली में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है भाई। क्या दिक्कत है? देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि इसमें करना ही क्या है, फिर से जोड़ना है, बस जोड़ना है, बस जोड़ते जाओ बस। लेकिन यहां पर जो है ये काम तो 5 प्राइम एंड से कराएगा ना, तो इसका 5 प्राइम एंड तो ये हुआ, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे बैठ जाता है, सॉरी पॉलीमरेज एंजाइम कहता है मैं तो यहाँ से काम स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर इसको फिर से प्राइमर्स की आवश्यकता होती है, फिर से प्राइमरेज एंजाइम आएगा, फिर से प्राइमर्स की आवश्यकता होगी, और फिर यहाँ पे ये प्राइमर्स जोड़ेंगे तब ये आगे काम करेगा और ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, ये न्यूक्लियोटाइड को आगे जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लिखेंगे कि डीएनए की एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। वह दूसरी में डिसकंटिन्यूअस होता है, लगातार नहीं होता डिसकंटिन्यूअस का मतलब, जिसे लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेग करता है ना बीच में, तो इसीलिए लेगिंग स्ट्रैंड इसको कहा जाता है, जिसे लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं,
है ना। तो एक हो गया लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लेगिंग, जिसमें लेग हो रहा है मतलब लगातार जिसमें प्रोसेस नहीं चल रहा वही तो लेग होता है, तो इसको हम लेगिंग स्ट्रैंड नाम देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। अब ध्यान से समझना, एक प्राइमर और उसके आगे न्यूक्लियोटाइड, एक प्राइमर और उसके आगे न्यूक्लियोटाइड, ये जो लेगिंग स्ट्रैंड में इस प्रकार की चीजें होती है ना, इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी, इस डीएनए लाइकेज को हटा दूं मैं, हाँ, इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड क्या होते हैं, लेगिंग फेज के अंदर लेगिंग स्ट्रैंड जो होता है उसमें पाए जाने वाले खंड होते हैं। ये सिर्फ इसमें ही पाए जाते हैं, इसमें नहीं है, देखो इसमें नहीं है, इसमें पाए जाते हैं। ये एक प्राइमर से उसके आगे न्यूक्लियोटाइड, ऐसा आगे चलता रहेगा, एक प्राइमर से उसके आगे, जैसे जैसे ये खुलता जाएगा वैसे वैसे एक प्राइमर न्यूक्लियोटाइड, एक प्राइमर न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ये वैसे वैसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है ना प्राइमरेज, तो प्राइमरेज डीएनए पॉलीमरेज की इसकी जो क्रियाशीलता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, ये आपको पता है। लेकिन यही जो डीएनए पॉलीमरेज है इसकी एक डीएनए, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, जगह नहीं बची हुई है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चौथा पॉइंट आपका ये है और यहां पे ये सारी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। चलो अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पे ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है इसकी दो क्रियाविधि होती है, एक तो पॉलीमरेज होती है, पॉलीमरेज मतलब नए डीएनए को आगे जोड़ना, और एक इसकी एक्सोन्यूक्लियस क्रियाविधि भी होती है, एक्सोन्यूक्लियस। कैसे, मतलब मान लो ये आगे खटाखट 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 जोड़ता जा रहा है, तो ये तो इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी हो गई, है ना। ये इसकी दो एक्टिविटी होती है, इसकी दो एक्टिविटी होती है, एक पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब आगे की आगे की ओर न्यूक्लियोटाइड जोड़ते रहना, तो ये तो इसकी क्रियाविधि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी, है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब है जब ये डीएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे खटाखट खटाखट ऐसे जोड़ता जा रहा है ना, तो इसके पीछे भी एक आंख लगी हुई रहती है, वो क्या करती है कि कहीं इसने गलत तो नहीं जोड़ा जल्दीबाजी में, तो वो भी तो देखना जरूरी होता है, अगर गलत जुड़ गया तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके पीछे एक एक्सोन्यूक्लियस पावर होती है जो ये देखती रहती है कि अगर गलत जुड़ा है तो उसको तोड़ के वहां से हटाना और फिर नया लगाना, ये एक्सोन्यूक्लियस पावर होती है, और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में काम करती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर 4 पॉइंट हमने इसके पढ़ लिए, 4 पॉइंट हमने इसके अंदर पढ़ लिए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट हमने इसके अंदर पढ़ लिए हैं। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, पांचवा पॉइंट मैं आपको यहां पे बताऊंगा, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था, मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये 4 पॉइंट हमारे हो गए। पांचवा पॉइंट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की क्रियाविधि। अब ये वाला एंजाइम आएगा, इसका एक ही काम है, ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आरएनए के टुकड़े बने हुए हैं, हमको तो डीएनए बनाना है, यहाँ पे तो आरएनए के टुकड़े बने हुए हैं, तो ये आरएनए के टुकड़े जो हैं इनको कौन अलग करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये आरएनए के टुकड़ों को डीएनए से प्रतिस्थापित करता है, एक ही काम है इसका, डीएनए से प्रतिस्थापित करता है, आरएनए के टुकड़ों को डीएनए से प्रतिस्थापित करता है। समझ रहे मेरी बात को, ये क्या करेगा, आरएनए के टुकड़ों को डीएनए से प्रतिस्थापित, यहाँ पे भी डीएनए के टुकड़े आ जाएंगे। ये 5 स्टेप। छठा स्टेप आप ये लिख सकते हैं, डीएनए लाइगेज आएगा, फिर कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज। ये क्या करेगा, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ेगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है तो ये यहाँ पे जोड़ेगा ना, डीएनए लाइगेज आएगा यहाँ पे, लाइगेज, ठीक है, तो इनको जोड़ेगा। ऐसे बहुत सारे टुकड़े में बने हुए हैं, इसमें लेगिंग फेज में लेग हो रहा है, तो यहाँ पे इनको आपस में जोड़ने का काम ग्लू करेगा, कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, ये काम करेगा। तो ये 6 स्टेप इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा स्टेप होता है समाप्त। डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसकी पूरी क्रियाविधि मैंने आपको समझाई, पूरी क्रियाविधि समझाई, आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ, आ गई, पढ़ा क्या, देखो
हमने कहा इसके अंदर 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप में हमने इसको बांटा। पहले हमने कहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब सबसे पहले ऐसे डीएनए है तो उसके अंदर एक स्थान ऐसा होगा, मान लो ये है तो उसके अंदर एक स्थान ऐसा होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसे कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में एक ओरिजिन रेप्लिकेशन चाहिए, यूकैरियोट्स में कई हजार रेप्लिकेशन चाहिए ओरिजिन वाले। ठीक, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा, अब इसको ओरिजिन को करेगा कौन, उत्पत्ति करेगी कैसे और करेगा कौन, तो वहां पे उत्पत्ति करने का मतलब है जो डीएनए है उसको तोड़ के अलग करना, जो डीएनए के दोनों स्टैंड है उनको तोड़ के अलग करना, वही तो उत्पत्ति होगी, ताकि वहां से जो है उसका निर्माण कर सके। ठीक है, तो ये जो है यहां से जो एंजाइम करेगा वो डीएनए हेलिकेज एंजाइम करेगा, है ना, डीएनए हेलिकेज करेगा। लेकिन डीएनए हेलिकेज भी एक एटी प्रचुर क्षेत्र जो होता है वहीं से करेगा, क्योंकि वहां पे कम एनर्जी उसको चाहिए, 2 बॉन्ड ही तोड़ने पड़ेंगे, तो वहां पे वो रेप्लिकेशन बबल का निर्माण करेगा। मतलब रेप्लिकेशन बबल का मतलब इसको है, इसको ऐसे खींच दिया, इसको है तो इसको भी ऐसे खींच दिया। ऊपर भी मान लो डीएनए, आप इमेजिन करो नीचे जैसे डीएनए स्टैंड है 2, वैसे ऊपर है, बीच में ये बबल बन गया। ठीक है, तो ये किसने काम किया, डीएनए हेलिकेज ने खींच के अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। अब इसको हम आधा काट देते हैं तो रेप्लिकेशन फोक बन जाता है कुछ इस तरीके से। अब ये सिंगल स्टैंड हो गया, ये सिंगल स्टैंड हो गया, इतने से पार्ट का डीएनए का, पूरे को नहीं खोला है, पूरे को एक साथ खोल के नहीं डीएनए बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट खोलते हैं, पहले इतना खोला फिर इतना फिर इतना, ऐसे खोलते जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो इतना खुला है इस पे काम करने के लिए सिंगल स्टैंड पे इधर स्टैंड बनाना पड़ेगा, है ना, ये मान लो है तो इधर एक स्टैंड बनानी पड़ेगी, इधर भी एक स्टैंड बनाने पड़ेगा। तो इस स्टैंड को बनाने के लिए मतलब न्यूक्लियोटाइड जोड़ने पड़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए यहाँ पे सबसे जो मुख्य एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड होता है। ठीक है, अब ये एंजाइम कहता है कि मेरी कुछ कंडीशन है, मैं यहाँ पे एसएस डीएनए पे काम तो कर लूंगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड तो जोड़ दूंगा, लेकिन मुझे शुरुआत में क्या चाहिए, मुझे शुरुआत के अंदर यहाँ पे डीएस चाहिए, यानी कि डबल स्टैंड चाहिए। तो फिर हमने तीसरा स्टेप लिया कि यहाँ पे हम प्राइमर्स ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें उसकी कंडीशन फुलफिल करनी है डीएनए पॉलीमरेज की। तो प्राइमर्स क्या होता है, आरएनए का एक टुकड़ा होता है जो हमने यहाँ पे ऐड किया। अब आरएनए का टुकड़ा ऐड कर दिया तो यहाँ पे डीएनए ने पॉलीमरेज ने काम करना शुरू किया और आगे न्यूक्लियोटाइड ये खटाखट जोड़ता गया। ठीक है, इतना तो बात हमें समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि एक होती है लीडिंग स्टैंड और एक होती है लेगिंग स्टैंड। यानी कि लीडिंग स्टैंड का मतलब वह स्टैंड जिस पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो वो तो लीडिंग स्टैंड हो गई। लेकिन जो नीचे वाली है उस पे कंटिन्यूअस नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी डीएनए पॉलीमरेज की कि ये हमेशा 5 प्राइम एंड से ही काम करेगा। तो 5 प्राइम एंड इसका इधर है, इसका इधर है तो इसका इधर बनेगा, तो यहां से काम करेगा, तो इसको प्राइमर्स और चाहिए और ताकि ये आगे और बढ़ा सके। तो इसमें जो है अलग अलग टुकड़े बन जाते हैं, इसे कहते हैं लेगिंग फेज। ठीक है, अब ये जो टुकड़े बनते हैं इनको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज कर देगा, और जो आरएनए के पीसेज है इनको प्रतिस्थापित करने का काम ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है 6 स्टेप के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का। कैसे लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं मुझे कमेंट में, और अगर आपको पसंद आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।